हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मिश्रा सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सबका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी पेटी एग्जाम को लेकर के चलाई जा रही श्रृंखला की कड़ी में आज यह दूसरा वीडियो लेक्चर है। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने विशेष तौर पर देखा हुआ था, दिल्ली सल्तनत की क्लास शुरू की गई थी। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने पढ़ लिया था बाबू कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आपको बताया गया आराम शाह के बारे में। आराम शाह के पश्चात आपको बताया गया इल्तुतमिश के बारे में। और इल्तुतमिश के पश्चात आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जो गद्दी मिलने वाली है रजिया को मिलने के पहले रजिया के भाई रुकनुद्दीन फिरोज को मिलेगी, फिर रजिया को, फिर बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद और बलबन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में लगभग बस नाम ही है इनका। एक लोगों का नाम आप लोगों को सुनने को मिलेगा, रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद या साथ में ही है मेन सबसे प्रमुख रूप से होंगी रजिया। उसके बाद रजिया की हत्या करवा दी जाएगी बाबू बहराम शाह के द्वारा। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, और अलाउद्दीन मसूद शाह के पश्चात आप देखेंगे तो नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद, और नसरुद्दीन महमूद के पश्चात बलबन। यहाँ पर आपका सबसे पहला जो वंश होगा दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश समाप्ति हो जाएगी। और बलबन के पश्चात देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर एक नया वंश बैठेगा जिसको हम लोग खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। खिलजी क्रांति के माध्यम से खिलजी वंश की नींव पड़ेगी, जिसमें प्रमुख शासक होंगे अलाउद्दीन खिलजी। बाकी जो उसमें शासक आएंगे हम लोग उनमें पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। इन सब में देखें यदि सबसे महत्वपूर्ण बातचीत की जाए तो ज़्यादातर क्वेश्चन बाबू बनते हैं रजिया से और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बलबन से। तो रजिया के बारे में और इन लोगों के बारे में क्या क्या प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं उसको ध्यान से सुन लेते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं बारी बारी से, क्या क्या प्रश्न बनते हैं सबको हम लिख देते हैं। सबसे पहली बात, 1210 से लेकर के बाबू 1236 तक राजा रहा था इल्तुतमिश। तो कल के वीडियो लेक्चर को एक बार पुनः रिकॉल कर लेते हैं। आप सब पता है इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता। इसके अलावा इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था, यदि आपसे कोई पूछे इक्ता प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, इक्ता व्यवस्था का भी इसको जनक कहा गया है। और इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार का अधूरा निर्माण कार्य था, कुतुब मीनार का जो अधूरा निर्माण कार्य था पूरा कराया था। तो कुतुब मीनार से संबंधित एक ये श्रृंखला में प्रश्न था। इल्तुतमिश के मरने के पश्चात 1236 से लेकर के 1240 तक शासन रहेगा वो रजिया के पास। 1240 से लेकर के 1242 तक की बातचीत की जाए तो शासन रहेगा बहराम शाह के पास। 1242 से लेकर के 1246 तक की बात करें तो शासन रहेगा अलाउद्दीन मसूद शाह। 1246 से लेकर के 1266 तक सत्ता रहेगी नसरुद्दीन महमूद के हाथ में। और 1266 से लेकर के 1286-87 तक शासन रहेगा बलबन के हाथ में। और उसके बाद बलबन का पौत्र होगा 1287 से लेकर के 1290 तक, जिसको हम लोग जानते हैं कैकुवाद के नाम से। और यहाँ पर यह वंश समाप्त हो जाएगा और इसके पश्चात एक नए वंश की शुरुआत होगी। अब इन सब में से देखिए सबका टाइम पीरियड हमने आपको बता दिया। सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे रजिया। रजिया से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश ने नाम इनका विशेष तौर पर सुल्तान के लिए सुझाया था, लेकिन इसका भाई रुकनुद्दीन फिरोज बेईमानी हुआ
और रुकनुद्दीन फिरोज ने गद्दी को हासिल कर लिया था। हालांकि 7 महीने तक बस ये शासक बना रहा। रुकनुद्दीन फिरोज एक काफ़ी विलासी और अयोग्य शासक सिद्ध हुआ, क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज के यदि शासनकाल में, इनके कार्यकाल में देखें तो जो सत्ता की जो वास्तविक शक्ति का केंद्र था, वास्तविक शक्ति यदि आप देखेंगे तो रुकनुद्दीन फिरोज की माताजी शाह तुर्कान के हाथों में थी। तो दिल्ली सल्तनत के कुल 32 शासकों में रजिया एकमात्र ऐसी शासिका है जो जनता के सहयोग से सत्ता को प्राप्त करने में सफल होंगी। तो जनता के सहयोग से रजिया ने विशेष तौर पर सत्ता प्राप्त की थी। इन्होंने लाल वस्त्र फहराकर जनता से न्याय की मांग की थी, और इस्लाम में आप सब जानते हैं लाल रंग न्याय का प्रतीक होता है। तो हेडिंग डालेंगे रजिया, रजिया से जो जो प्रश्न बनते हैं उसको बता देते हैं। रजिया के पश्चात आपको प्रश्न बता देते हैं नसरुद्दीन महमूद और बलबन से, और उसके पश्चात ये वंश हो जाएगा आपका समाप्त। तो ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये टाइम पीरियड महत्वपूर्ण है, सबका टाइम पीरियड आपको बता दिया गया है। अब हेडिंग डालेंगे हम सब रजिया। तो देखते हैं रजिया क्या करते हैं। रजिया का फोन नंबर है बाबू 1236 से लेकर के 1240 तक। सबसे पहला प्रश्न कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला सुल्तान थी या महिला शासिका थी। दूसरी बात, एकमात्र सुल्तान जिन्होंने जनता के सहयोग से सत्ता प्राप्त किया था। तीसरी खास बात देखेंगे रजिया को कि अल्तुनिया को अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया था। अमीर ए आखुर बोले तो अस्तबल प्रमुख। दूसरा देखेंगे याकूत बाबू। रजिया का यदि आप तस्वीर देखेंगे, रजिया एक छोटे कद की एक महिला है। तो रजिया चूंकि शासिका है तो इनको घोड़े के प्रशिक्षण, घोड़े का जो प्रशिक्षण देने का कार्य करता था याकूत। तो याकूत इनका प्रशिक्षक था। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि रजिया के प्रेम में याकूत और अल्तुनिया को बीच लेकर के काफ़ी विवाद था। तो याकूत ही इनका कह लीजिए प्रमुख तौर पर ज़्यादातर इतिहासकारों ने माना है कि इनके साथ इनका बेहतर संबंध था, तो याकूत इनका प्रशिक्षक रहा। इसके अतिरिक्त देखें तो रजिया जो सुल्तान है, रजिया जो शासिका है या दरबार में कुलह एवं टोप, पुरुषों की भांति इनके बारे में कहा जाता है कि कुलह एवं टोप धारण करती थी। इसके अतिरिक्त देखें इन्होंने दिल्ली की जनता से लाल वस्त्र फहराकर न्याय की मांग की थी। लाल को याद रखिए, पूछा जाता है इस्लाम में लाल रंग किसका प्रतीक होता है, तो बता देंगे इस्लाम में लाल रंग जो है न्याय का प्रतीक है। तो कैसा न्याय, एक शासक की लड़की होकर के इनको कौन सी न्याय की, तो इनके पिताजी की वसीयत के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद शासिका बनना था इसको, लेकिन धोखे से शासक या गद्दी को प्राप्त किया था इसके भाई ने, और उसके भाई ने भी सही से संचालन नहीं कर पाया। जो शक्ति का केंद्र बन गया उसकी माता शाह तुर्कान के हाथों में, जो एक बहुत महत्वाकांक्षी महिला थी। ऐसी स्थिति में रजिया ने सबसे ज़्यादा फायदा उठाया था
जो एक महत्वपूर्ण संगठन बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, कौन सा? कल के वीडियो लेक्चर में आपको बताया था चालीसा, या तो तुर्कानी चिहलगानी इसका नाम आपको बताया था। इन्हीं के सहयोग के माध्यम से और फिर अंततोगत्वा इन्होंने जनता से इस बात की सिफारिश की कि यदि एक बार, चूंकि रुकनुद्दीन फिरोज जो है एक विलासी शासक रहा, तो उस समय जो अनुशासन था वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। तो इन्होंने कहा कि यदि जनता हमारा सहयोग करती है तो जिस तरीके से हमारे पिता ने शासन किया था उस तरीके से हम भी शासन कर सकते हैं। आगे चल कर के रजिया की हत्या कर दी जाएगी। रजिया की जो हत्या की गई है इसके भाई बहराम शाह के द्वारा। बहराम शाह के द्वारा रजिया की हत्या कर दी गई। तो रजिया की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत का जो अगला शासक बना वो बहराम शाह बना। यह भी एक योग्य शासक नहीं सिद्ध हुआ। 1240 से 1242 के आसपास तक शासन की सत्ता का केंद्र इसके हाथ में रहा, और 1242 से 46 तक देखेंगे तो अलाउद्दीन मसूद शाह, वो भी एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। अंतिम इस पीढ़ी को यदि देखें हकीकत में तो जो एक ठीक ठाक थोड़े समय के लिए एक शासक रहा जिसका नाम है नसरुद्दीन महमूद, 1246 से लेकर के 1266 तक। अगला हेडिंग बनाइएगा नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसा सुल्तान था जो अपनी आजीविका चलाने के लिए यह कुरान की प्रतियां बेचता था एवं टोपी सिला करता था। जैसे मुगल काल में आप देखेंगे औरंगजेब के साथ जो कहानी मिलती है, दिल्ली सल्तनत में ये कहानी मिलती है बाबू नसरुद्दीन महमूद के साथ। तो नसरुद्दीन महमूद का फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 1246 अब नसरुद्दीन महमूद, यहाँ से थोड़ा सा कहानी समझिएगा। इल्तुतमिश के मरने के बाद और नसरुद्दीन महमूद के आने की कड़ी के बीच में विस्तृत क्लास में जब कभी आपको चर्चा की जाएगी दिल्ली सल्तनत में, तो आप देखेंगे बहुत सारा षड्यंत्र और बहुत सारी हत्याएं हुई हैं। तो जब हत्याएं इतना ज़्यादा आदमी खून खराबा देखता है तो दो तरीके के उसके चरित्र का विकास हो सकता है। या तो आदमी बहुत खूंखार बनेगा, तो या तो आदमी बहुत ही डरपोक बनेगा। इस मामले में नसरुद्दीन महमूद काफ़ी डरा सा, इसको हमेशा भय लगा रहता था कि इसके खिलाफ भी राज संघर्ष के लिए षड्यंत्र हो सकता है, इसलिए ये बड़ा डरा भयभीत रहता था। इसलिए यदि आप देखें तो नसरुद्दीन महमूद के कार्यकाल में जो शासन की शक्ति का केंद्र बन गया था, जो वास्तविक शक्ति चली गई थी, वो बाबू बलबन के हाथ में। यह नाम मात्र का कह लीजिए एक शासक हुआ करता था, बाकी समस्त जो गतिविधियां थी, समस्त शक्ति का संचालन किया जाता था बलबन के माध्यम से। बलबन इसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए बलबन ने अपनी पुत्री, बलबन की पुत्री है बाबू जिसका नाम है हुजैरा, बलबन की पुत्री का क्या नाम है? हुजैरा। और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया सुल्तान से, और ये लोग हो गए पति पत्नी। हालांकि हुजैरा इस बात से भली भांति वाकिफ थी कि ये केवल और केवल हमारे पति के खिलाफ एक षड्यंत्र है, और ये कह लीजिए सत्ता को प्राप्त करने के लिए हमारे पिता के द्वारा ऐसा काम किया गया है। बाकी नसरुद्दीन महमूद के बारे में देखें तो इनके बारे में कहा जाता है कि यह कुरान की प्रतियां बेचता था। कुरान की प्रतियां बेचता था, और दूसरा जो पॉइंट है यह टोपी सिलता था और इसी के माध्यम से अपनी आजीविका चलाता था। अंततोगत्वा इसकी हत्या हो गई, इसको जहर देकर के मार दिया गया बलबन के द्वारा, और इस वंश का अगला शासक जो बनेगा बलबन। और पूरे दिल्ली सल्तनत में यदि देखें हकीकत में विस्तृत रूप से, वास्तविक रूप से जो राजत्व का सिद्धांत, एक राजा को किस तरीके से शासन करना चाहिए, किस प्रकार से अनुशासन बनाना चाहिए, किस प्रकार से कानून होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत में पूरा विस्तृत और व्यवहारिक रूप से देखने को सबसे पहली बार प्रस्तुत किया जाएगा किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। तो अगला हेडिंग बनाएंगे बलबन, और बलबन से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक परीक्षा में। तो अगला जो हेडिंग है बलबन, हेडिंग बनाएंगे बलबन। बलबन का बाबू फ़ोन नंबर है 1266 से लेकर के 1286। बलबन के बारे में सबसे पहला प्रश्न जाने कि यह अपने आप को स्वयं को फारस राजघराने के अफरासियाब, यह स्वयं को अफरासियाब का वंशज बताता था, पहला पॉइंट।
दूसरी बात देखें, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने कौन सी नीति चलाई। उससे पहले आपको बता देते हैं कि राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और इस राजत्व के सिद्धांत में इसने बताया कि पैगंबर के बाद सबसे प्रमुख जो व्यक्ति है, जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है वो कौन है? सुल्तान। या अपने आप को उनकी एक छाया बताता था, प्रतिबिंब बताता था। दूसरा यदि देखें तो बलबन की, यदि आपसे कोई पूछे कि बलबन ने किस नीति का अनुसरण किया, तो इसकी नीति को कहा जाता है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, रक्त एवं लौह की नीति। बलबन का एक स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है, पेपर में पूछा भी गया है। बलबन कहता था कि जब मैं किसी गरीब को देखता हूं तो मेरी आंखों में रक्त की बूंद उतर जाती है और मेरा हाथ मयान में रखे तलवार पर चला जाता है, मेरी सिराएं फड़फड़ा उठती हैं और मन करता है तलवार निकालूं और उसके 2 टुकड़े कर दूं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना क्रूर शैली का रहा होगा। इसके अतिरिक्त देखें तो बलबन ने कुछ नए चीज़ों को शुरू किया, जैसे बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश को मरने के पश्चात, या यूं कहिए कि इल्तुतमिश के मरने के पश्चात सुल्तान की गरिमा का थोड़ा सा उठाया था रजिया ने। रजिया के मरने के पश्चात जो सुल्तान का पद हो गया था वो नाम मात्र का हो गया था, बाकी शक्तियां कहीं और घूम रही थी। तो बलबन ने खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए 2 विशेष तौर पर देखें, एक शुरू किया इसने सिजदा और एक शुरू किया इसने पैबोस। सिजदा एवं पैबोस प्रथा शुरू किया। इसके अतिरिक्त यदि आप देखेंगे तो इसने नौरोज त्योहार मनाना प्रारंभ किया। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि बलबन का जो राज्याभिषेक हुआ था, यदि आपसे कोई पूछे कि बलबन का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो बलबन का राज्याभिषेक हुआ है बाबू लाल महल में। बलबन के बारे में एक बात कही जाती है कि बंगाल में अभियान के दौरान इसने इकलौती एक बूढ़ी महिला के पुत्र को मार दिया था। तो उस महिला के बारे में ऐसा कि अतिशयोक्ति मिलती है कि महिला बार बार इसके महल के सामने आकर बैठ कर के रोया करती थी और कहती थी कि जैसे मैं अपने पुत्र वियोग के रूप में तड़प रही हूँ, वैसे ही तुम भी एक दिन अपने पुत्र वियोग में तड़प करके मर जाओगे। और बलबन के साथ भी ऐसा हुआ। बलबन के एक अभियान के दौरान इनका बड़ा पुत्र मारा गया और कहा जाता है कि कितना क्रूर और निर्दयी शासक अपने उसी पुत्र के वियोग की याद में अंततोगत्वा 1286 में मर गया। और उसके बाद इस वंश में कोई योग्य शासक सिद्ध नहीं हुआ। आगे चल करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा इस वंश के अंतिम शासक कैकुवाद को समाप्त कर दिया गया और आगे चल करके दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की नींव पड़ती है 1290 ईस्वी में, जिसे हम लोग खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। खिलजी वंश की कहानी की जानकारी आपको प्राप्त होगी अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ। UPSSC की परीक्षा तक, आपकी अंतिम मंजिल तक हमारा साथ रहेगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।